लास्ट क्लास में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया था और इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ किस लिए करते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद थी और वो तीन चीज़ें हमारे पास थी मीन, मीडियन, मोड। मीन मीडियन को हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास सिर्फ कोडिंग पार्ट में मोड रह गया था और मोड को हमने डिस्कस किया था कि भाई मोड हमें रिटर्न क्या करता है। मोड हमें रिटर्न ये करता है कि हमारे पास जो हमारे डेटा सेट के अंदर कॉलम के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी कि बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू रिटर्न की जाती है। तो इसको हम कई सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिसने लेक्चर देखा होगा उसको सारी थ्योरी इम्प्लीमेंटेशन सब पता होगी। तो यहाँ हमें सिर्फ देखना था कि हमने डिस्कस किया था कि वह मीन का फंक्शन होता है, उसको हमने मीन लगा के चेक कर लिया था, मीडियन लगा के भी हमने चेक कर लिया था और इसको इन डिटेल हमने डिस्कस किया था कि क्या डिफ्रेंसिएशन इस्तेमाल करते हैं लॉजिक। इसके बाद हमारे पास असल जो चीज़ थी कि हमारे पास मोड जो है वो मोड का फंक्शन नहीं है आर के अंदर, तो उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे जिससे तुम्हारे पास मोड कैलकुलेट होके यानी किसी भी कॉलम पे इम्प्लीमेंटेशन होगी मोड की। सही, तो यहाँ पर देखो फंक्शन ये बना हुआ है यानी कि इसको हमने यहाँ पर गेट मोड फंक्शन बनाने का तरीका भी इसमें पता चल जाएगा आर का कि भाई कैसे बनता है। और दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे मोड का फंक्शन, तो ये गेट मोड का नाम का एक फंक्शन बना हुआ है और इसको हमने वैसे ही इनिशियलाइज किया एरो के साइन से। और यहाँ पर फंक्शन बनाने का तरीका है कि भाई फंक्शन लिखा हमने और x का मतलब है हम वैल्यू के लिए जगह छोड़ रहे हैं यानी कि पैरामीटर बनाया हमने ताकि कोई भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं चीज वैल्यू डाल रहे हैं जो भी चीज इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि यहाँ पर क्या आएगा कॉलम का नाम आएगा, उस कॉलम के नाम से हमारे पास क्या होगा हमारा मोड रिटर्न किया जाएगा। तो वो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर बन गया और यहाँ हमारे पास कुछ फंक्शन यूज हुए हैं जो कि आर के हैं। पहला फंक्शन है यूनिक। अब यूनिक बताने की जरूरत नहीं है, यूनिक हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है यूनिक वैल्यू निकालने के लिए। दूसरी चीज हमारे पास यूज हुआ है मैच। तीसरा हमारे पास टैबुलेट और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर विच डॉट मैच यूज हुआ है। तो अब इसको अगर अलग अलग सेपरेट कर दें तो यहाँ पर सेपरेशन में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि आया कि क्या हो रहा है। हमारा टारगेट क्या है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आ जाए। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज है 1, 2, 2, 3, 3 और 4। अब इसमें बताओ मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा रिपीट हो, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू सिर्फ 3 है। तो इसका मतलब है हमारा मोड क्या बनेगा इस डेटा सेट में 3। सही, तो यही डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट होगा। अभी ये छोटी सी एग्जांपल है तो इसमें फंक्शन का काम समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो यहाँ हमने क्या किया इसको एक्स में डाल दिया सबसे पहले, यानी कि एक्स में इसलिए डाला है कि सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं हम अपनी यूनिक वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि हमें रिपीटेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 1, 2, 3, 4 चाहिए। यानी कि जो डेटा सेट में मौजूद है वो हमें चाहिए क्लियर कट के है क्या असल में। तो आ गया डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई 1, 2, 3, 4। उसके बाद अगली चीज क्या है कि तुम क्या कर रहे हो अपने यूनिक वैल्यू को क्या करवा रहे हो अपनी एक्चुअल डेटा सेट से मैच करवा रहे हो कि भाई हमारे पास क्या क्या डेटा है मौजूद। डेटा हमारे पास क्या क्या था 1, 2, 3, 4। तो वो मैच क्या कर रहा है, मैच का तुम्हारे पास फंक्शन कर रहा है कि भाई ये मैच करवा करवा के तुम्हारे पास क्या करेगा काउंट करता रहेगा कि हमारे पास असल में क्या चीजें मौजूद है। तो ये मैच किसका पार्ट होगा, ये मैच होगा तुम्हारे पास उस टैबुलेट का पार्ट कि ये तुम्हारी वैल्यूज की अकरेंसेस को काउंट कर सके कि एक वैल्यू कितनी दफा आ रही है, 1 कितनी दफा आ रहा है, 2 कितनी दफा आ रहा है, 3 कितनी दफा आ रहा है। तो यानी कि इसको ये समझ लो कि ये जो दो फंक्शंस हैं ये दोनों आपस में साथ काम करेंगे। टैबलेट मैच के बगैर काम नहीं कर सकता, मैच टैबलेट के बगैर काम नहीं कर सकता। तो यहाँ तुम्हारे पास ये जो तुम दे रहे हो पास कर रहे हो मैच के अंदर एक्स और यूनिक एक्स वो इसलिए दे रहे हो कि ये टैबलेट का फंक्शन क्या कर सके हर वैल्यू को काउंट कर सके। और वो कैसे करेगा मैच करवा करवा के। भाई पहली वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू 1 है, ये कितनी दफा आ रही है, तो यहाँ पर उसने देखा सिर्फ एक दफा आ रही है तो ये एक दफा रिटर्न कर देगा। दूसरी वैल्यू क्या है यूनिक 2 है, 2 को देखा उसने मैच करवाया कितनी दफा आ रही है 2 दफा आ रही है। तो उसने क्या रिटर्न करना है टैबलेट ने
2 रिटर्न करना है। 3 को देखा इसी तरीके से, 3 को मैच करवाया और मैच करके देखा सर 3 दफा आ रही है, तो उसमें क्या रिटर्न करना है, 3 रिटर्न करना है। 4 अगेन कितनी दफा आ रही है, सिर्फ 1 दफा आ रही है, तो आउटपुट में टैबलेट क्या रिटर्न करके देगा, हमें रिटर्न करके देगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 1। तो ये हमारा पूरा एक सेम टैबलेट के थ्रू क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। यानी कि यहाँ प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, 1 2 3 1। अब ये नंबर्स नहीं है, ये ऑकरेंसेस है, यानी कि एक वैल्यू कितनी दफा ऑकर हो रही है वो हमें रिटर्न करे। लेकिन हमारा मोड का टारगेट क्या था, मोड में हमें करना था कि विच डॉट मैक्स, इन नंबर्स में से मैक्स कौन सा, सही। वही उठा के पूरा ऊपर वाला काम हमने पुट कर दिया विच डॉट मैक्स में, और विच डॉट मैक्स हमें दे देगा क्या, हमें दे देगा 3। यानी कि भाई 3 वो वैल्यू है जो हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। अब यहाँ अगेन ये देखो, ये 3, ये वाला 3 नहीं है, ये कौन सा 3 है, ये डेटा का 3 है, जो तुम्हारे पास एग्जैक्टली जो डेटा तुम्हारे पास मौजूद है वो रिटर्न करेगा, ये काउंट रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा पैटर्न ये बन जाएगा तुम्हारा सेम पैटर्न, और उस पर तुम सबसे लास्ट में यहाँ पर यूनिक एक्स जो मेन तुम्हारा पार्ट था, उस पर तुम क्या करोगे, अपनी वैल्यू को यहाँ पर डाल के देख लोगे कि भाई आया कि कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है, सही। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में तुम्हारे पास 3 आएगा। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर जो बोल दिया वो गलत था, वो विच डॉट मैक्स ये काउंट है, सही है, एग्जैक्टली जो काउंट दे रहा है 1 2 3 वाला, सही। और यहाँ जो तुम्हारे पास आ रहा है काउंट, वो क्या आ रहा है तुम्हारे पास काउंट, वो आ रहा है तुम्हारा एग्जैक्ट नंबर जो कि तुम्हारे डेटा सेट में था, यहाँ पर यूनिक एक्स, जो हमने यूनिक वैल्यूज निकाल के रखी हुई थी 1 2 3 4, उसमें से उसने देखा कि मोस्ट ऑकरेंसेस वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है, सही है। तो यहाँ पर ये वाला पूरा ये अलग अलग बताने का मकसद ये है कि इन सबको एक जगह इनकोड कर दिया तो ये तुम्हारा फंक्शन बन जाएगा 2 लाइन में। यानी कि पहले यूनिक निकाल के रख लिया, और फिर यूनिक निकालने के बाद हमने पूरे सारी चीज़ों को एक जगह कॉन्क्लूड करके एक जगह जमा करके यहाँ पर रख दिया कलेक्टिवली, और ये तुम्हारा फंक्शन बन गया। यानी कि अब जो भी पुट करोगे वो इस फंक्शन के अंदर करोगे। फंक्शन में पास कैसे करोगे, फंक्शन में पास करोगे भाई जो तुम्हारा गेट मोड लिखा हुआ है उसके अंदर अपने डेटा सेट की वैल्यू को पुट कर दोगे जो भी तुम्हारे पास मौजूद है। यानी कि एग्जाम स्कोर में निकालना है, तो एग्जाम स्कोर का मतलब है ये पूरे डेटा सेट में तुम्हारे पास देखेगा, और पूरे डेटा सेट में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू जो है वो क्या नजर आई इसको, वो नजर आई है 68। यानी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मार्क्स लेने वाले कौन से होंगे, वो होंगे 68 वाले, सही है ना, 80 वाले हैं ना 70 वाले हैं, ये मुझे डेटा सेट से पता चल रहा है। अब मैंने एक बात बताई थी प्रीवियस क्लास में कि मीन और मीडियन नंबर्स पे काम करते हैं, मोड जो है वो दोनों चीजों पे काम करता है, यानी कि कैटेगोरिकल पे भी और न्यूमेरिकल पे भी। तो अब ज्यादातर जो काम इस्तेमाल में आता है वो कैटेगोरिकल में आता है। तो कैटेगोरिकल में तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या देखना चाह रहे हो, पॉपुलैरिटी ट्रेंड, यानी कि अब वो किसी में भी हो सकता है, जेंडर लीजिए। अब इसमें मेरा क्वेश्चन क्या होगा कि भाई मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास स्कूल में आबादी किसकी ज्यादा है, आया कि मेल की है या फीमेल की है, तो मैं क्या यूज करूंगा, फिर उसमें मैं मोड को यूज करूंगा। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई ज्यादा मेल है या फीमेल है, तो वो मुझे क्या करेगा, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू क्या रिटर्न करके दे देगा। यानी कि मैंने कॉलम चेंज किया, मुझे आउटपुट में आया मोस्ट रिपीटेटिव क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या आ रही है, मेल। यानी कि सबसे ज्यादा काउंट जो है वो मेल का, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि भाई हाँ कि स्कूल में मेल की तादाद एज कम्पेयर टू फीमेल ज्यादा। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन स्लाइड में डिफरेंट अच्छी डिस्कस करी थी। और जैसे यहाँ पर एक और भी है, यहाँ पर भी है कि भाई मैं पॉपुलैरिटी रेस्टोरेंट की देखना चाह रहा था, डेटा सेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा माइंड। तो रेस्टोरेंट की अगर देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि भाई कौन सा पॉपुलर है शहर में, मेरे पास शहर का पूरा डेटा सेट रखा हुआ पूरा सारा, उसमें सारे रेस्टोरेंट की डिटेल है। तो उसमें मेरे पास पॉपुलैरिटी कैसे निकल के आएगी, जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा होगा। जैसे यहाँ मैक्सिकन यूज हो तो मोड ने रिटर्न किया मैक्सिकन, इसका मतलब है मैं पॉपुलैरिटी को निकाल सकता हूँ कि भाई हाँ यहाँ पर लोग ज्यादा जा रहे हैं,
इसी तरीके से तुम्हारे पास जो डेटा सेट है उसमें तुम प्रोडक्ट पे कर सकते हो काम। प्रोडक्ट के कॉलम को दो तो तुम्हारे पास पॉपुलर प्रोडक्ट आ जाएगा, कैटेगरी को दोगे पॉपुलर कैटेगरी आ जाएगी मोड में। सही। तो ये सब चीजें तुम्हारे पास मोड इसके लिए इस्तेमाल होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बाकी हमारे पास इस डेटा सेट में जो हमने यूज किया हुआ था यहाँ पर, उसमें और चीजें ऐसी नहीं है जिस पे तुम करोगे हाई मीडियम लो, तो ये कोई लॉजिकल सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा। सिंपल जेंडर पे कर सकते हैं इसमें, और दूसरी चीज हमारे पास जो था एग्जाम स्कोर पे कर सकते थे। सही। तो इसको इम्प्लीमेंट करो मोड वाले को। मीन और मीडियन जिसका नहीं हुआ हुआ प्रीवियस क्लास में, वो मीन और मीडियन को भी करे। वीएनसी कनेक्ट करो भाई। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग स्क्यूनेस। सही। पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, और ये सब सेक्शन याद रहने चाहिए कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। यानी कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि समराइज करने के लिए और विजुलाइज करने के लिए, दोनों चीज़ों करने के लिए तुम्हारे पास ये सारी टेक्निक्स हैं मौजूद। सही। तो मेजरिंग स्क्यूनेस हमारे पास क्या है, स्क्यूनेस क्या होती है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस होती है, तुम्हारे पास आगे एक लाइन लिखी हुई है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक हमारे पास, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारी स्टैट्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर तुम्हारे डेटा सेट में मदद देती है। वो क्या देती है कि तुम्हारा अगर डेटा सेट का शेप कुछ ऐसा है, अब डेटा सेट मुराद क्या है, डेटा सेट मुराद है कि तुम्हारा कोई भी कॉलम, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम स्कोर पे काम कर रहे हैं, किसी भी काम कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास शेप्स होते हैं कुछ। अब जैसे हमने विजुलाइज किया था वहां पर कुछ शेप नजर आया था हमें, तो शेप क्या नजर आया था हमारे पास, शेप कभी हम बनाएंगे तो कभी शेप ऐसा बनेगा, कभी शेप क्या होगा, कभी ऐसा बनेगा। सही। तो शेप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब उन शेप से कुछ चीज पता चल सकती है। अगर ऐसा शेप है मेरा किसी भी डेटा सेट का, तो इसको बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है कौन सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरा कोई डेटा सेट है, मैंने उस डेटा सेट में चेक किया कि भाई मेरे पास कुछ ऐसी विजुलाइजेशन आ रही है, इसका मतलब है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का मतलब है उसको मुझे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट डेटा है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है, मैंने एक वर्ड यूज किया था आउटलायर्स, मीन और मीडियन में भी डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं जो कि डिस्टर्ब कर रही होती हैं। सही है। वो हमारे पास स्लाइड में एग्जांपल थी, जैसे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज थी और एक वैल्यू आ रही थी क्या, एलन मस्क की इनकम सैलरी 1.43 बिलियन या 10 बिलियन। तो वो जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम, यानी कि छोटी हो या फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो। तो इन दोनों सूरतों में अगर यहाँ देखो तो मैं यहाँ इस शेप को भी देख के बता सकता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू इस डेटा सेट के अंदर नहीं होगी अगर ऐसा डेटा सेट नजर आ रहा है मुझे विजुलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मुझे यहाँ पर कोई भी डेटा सेट में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेट में है कॉलम। बात क्लियर है। लेकिन इसके अगेंस्ट मैंने क्या बोला, तो इसको यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। दूसरा वर्ड क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब है वो क्या बोल रहा है, नॉर्मल स्टेट है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है एसिमेट्रिक, तो इसका मतलब है उसका अपोजिट। वर्ड अपोजिट है, जाहिर है हमारे पास सिमेट्रिक ये है, तो एसिमेट्रिक में क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। अब वो स्टेट क्या चेंज होगी, स्टेट चेंज हो जाएगी, या तो तुम्हारे पास स्क्यूनेस इधर जा रही होगी,
यानी कि तुम्हारी टेल जो है वो कहाँ जा रही है, वो तुम्हारे पास पॉजिटिव साइड पे जा रही है, या फिर तुम्हारी टेल कहाँ जा रही होगी, नेगेटिव साइड पे। तो अगर वो इधर राइट साइड पे मूव कर रही है तुम्हारी टेल तो उसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारी लेफ्ट साइड पे टेल मूव कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। तो अगर तुम्हारे डेटा में कुछ ऐसा शेप नजर आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, स्क्यूनेस कहलाती है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सही। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ डिस्टर्बेंस है। बात समझ में आ रही है? अगर मेरी विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा शो कर रही है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टेल पे जा रही है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बड़ी वैल्यू ज्यादा होंगी या छोटी, टेल अगर हमारी पॉजिटिव साइड पे जा रही है बड़ी वैल्यूज होंगी, यानी कि मैं बोलूंगा कि आउटलायर्स हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज वाले आउटलायर्स। अगर इसका उल्टा हो, अगर ये होगा तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज हमारे पास क्या हो रही होंगी, यहाँ पर नेगेटिव स्टेट में जा रही होंगी, और नेगेटिव वैल्यूज में तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। यानी कि ये जो डायग्राम्स हैं इसमें मुझे ठीक कहाँ करने की जरूरत है डेटा को, पहले तो मैं गेट करूंगा फिर ठीक करूंगा, पहले मुझे पता हो कि भाई आया कि करना है या नहीं करना, तो ये करना और यह नहीं करना बता रहा है। तो यहाँ जरूरत है मुझे ठीक करने की, और यहाँ जरूरत है। और देखो कुछ टाइटल भी लिखे हुए हैं, ये भी तुम्हारे पास पहचान है कि अगर मीन मीडियन मोड सब बराबर आ रहे हैं, इसकी भी पहचान यही है कि तुम्हारा डेटा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा केस बन रहा है, डायग्राम में देखो क्या है, मोड छोटा हो फिर मीडियन हो फिर मीन हो, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। लेकिन इतनी डिटेल में कौन जाएगा, उसके लिए तुम्हारे पास तुम्हारी आर लैंग्वेज में क्या है, फंक्शन मौजूद है स्क्यूनेस का, और वो फंक्शन क्या बता देगा, वो तुम्हारे पास बता देगा कि भाई आया कि पॉजिटिव आ रही है स्क्यूनेस या नेगेटिव आ रही है। तो मुझे मीन मीडियन को इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं होगी। सही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ राइट स्क्यूनेस, लेफ्ट स्क्यूनेस मेंशन हुआ है समरी। यहाँ पर तुम्हारे पास देखो स्क्यूनेस में वैल्यू किस तरीके से आएगी, स्क्यूनेस में वैल्यू आएगी नंबर्स में। अगर स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब है पॉजिटिव है, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव है। और अगर स्क्यूनेस जो है वो तुम्हारे पास यहाँ 0 के बराबर लिखा हुआ है, अब ये देखो ये जो साइन लगा हुआ है ये क्या है, ये इक्वल टू नहीं है, ये टिल्ट के साइन दो लगे हुए, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट, 0 के बिल्कुल नजदीक। अगर 0 के बिल्कुल नजदीक वैल्यू है तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली वो क्या है, 0 ही कंसिडर की जाएगी। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन से हमें देखना है कि भाई हमारे पास इस वैल्यू के अंदर, इस डेटा सेट के अंदर स्क्यूनेस मौजूद है, लाई करती है या नहीं करती, तो वो हमें फंक्शन बता देगा। सही है। पहला काम वही होगा हमारा कि डेटा सेट लोड किया हमने, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम क्या करें, हम यहाँ पर हमारे पास ये जो स्क्यूनेस का फंक्शन है ये तुम्हारे पास बिल्ट इन आर के अंदर मौजूद नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड है, जैसे ggplot के लिए हमने पैकेज को इंस्टॉल किया था, तो वैसे ही E1071 ये हमारे पास पैकेज है जो कि स्क्यूनेस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसको वैसे ही इंस्टॉल करोगे जैसे ggplot2 को किया था, और देन उसको क्या करना है, तुमने यहाँ पर लोड करना है। तो पहला काम होगा कि भाई इंस्टॉलेशन की जाए, यहाँ पे पहले इंस्टॉल किया जाएगा, और देन फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, फिर उसके बाद इस लाइब्रेरी को लोड किया जाएगा। तो ये लाइब्रेरी लोड हो गई, और ggplot2 पहले ही कर चुके होगे तो उसको भी लोड कर लोगे, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आगे तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास अगला स्टेप होगा, देखो ये फंक्शन का स्टेप क्या है कि स्क्यूनेस लिखना है, और स्क्यूनेस के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे डेटा सेट जिसकी भी स्क्यूनेस चेक करनी है उसको तुमने यहाँ पे पास कर देना। ये बताओ ये क्या बताया था मैंने, कॉमा के बाद ये मीन और मीडियन में भी बताया था, क्या चीज थी ये, तो इसको इसलिए बताया था कि यहाँ पर हमारे पास NA.remove, NA का मतलब है नॉट अवेलेबल वैल्यूज,
और नल वैल्यूज होती हैं, यानी कि कुछ डेटा सेट के अंदर खाली वैल्यूज भी होती हैं, और वो चीज हम ये बोल रहे हैं कि भाई उसको काउंट ना करो, उसको इंक्लूड ना करो, तो इसको लिखना लाजमी है। अदरवाइज मैंने बताया था कि वो आंसर भी क्या देगा, NA ही रिटर्न करेगा। सही। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले स्क्यूनेस की वैल्यू निकालनी है, और स्क्यूनेस की वैल्यू निकालने के बाद तुमने उसको कर देना है प्रिंट। अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर 1.64 स्क्यूनेस आ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ स्क्यूनेस है या नहीं है? हाँ भाई 1.64 है, एग्जाम स्कोर पे 1.64 रिटर्न कर रहा है। तो अब इसमें डायग्राम में अगर आ जाओ दोबारा, तो यहाँ पर 1.64 कहाँ जाएगा? इसको विजुलाइज करके भी देखा था हमने एग्जाम स्कोर को, तो विजुलाइजेशन में कहाँ कैसे हो रहा था उसका केस, बार जो आ रहे थे हमारे पास कैसे आ रहे थे, जो हमने हिस्टोग्राम में बनाया था एग्जाम स्कोर को, तो वो ऐसे नजर आ रहा था, इस तरीके से नजर आ रहा था, या 1.64 इसको इंडिकेट कर रहा है, या फिर इसको इंडिकेट कर रहा है। और एक पॉइंट मैंने इसलिए बताया था यहाँ स्लाइड में, ये पॉइंट अगर ध्यान से सुना होगा तो इसमें पता चलेगा, स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है पॉजिटिव स्क्यूनेस है। भाई अगर लेस देन 0 आएगी तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। तो इसका मतलब है सिंपली हमें आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर है स्क्यूनेस, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है 1.64। इसका मतलब है एग्जाम स्कोर में वैल्यूज हमारे पास आउटलायर्स मौजूद होंगे, ये मैं बता सकता हूँ देख के। सही। और ये चीज बता सकते हो तो तुम्हारे पास दूसरी चीज है कि भाई हिस्टोग्राम हमने प्लॉट किया था ना पहले, तो हिस्टोग्राम दोबारा चेक कर लोगे। यहाँ पर तुम्हारे पास तो देखो यहाँ क्या होगा, अगर इस पे ड्रॉ करने जाओ उसी क्या उसी लाइन को, यस अच्छा, यहाँ अगर लाइन ड्रॉ करने जाओगे तो क्या होगा, लाइन ड्रॉ किस तरीके से होगी, अगर इसको मैं यहाँ पर प्लॉटिंग करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरफ जा रही है टेल, मेरा एरो कहाँ जा रहा है, एरो नजर आ रहा है, एरो नजर आ रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ बार्स नजर आ रहे हैं ना छोटे छोटे साइड में, तो ये आउटलायर्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है या नहीं है, बोलो ना भाई, ऐसा नहीं है दोनों चल रहा, वही तुम लोगों का सिलसिला वही है, जात तुम लोग पता नहीं झूम रहे हो, तो मुझे लगता है या नहीं है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। सही है, पॉजिटिव स्क्यूनेस एग्जिस्ट करती है और वह वैल्यू बता रही है, तो इतना डिटेल में यहाँ पर ये वैल्यू तुम्हें बता देगी, इसको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आर्ज स्टडीड है, आर्ज स्टडीड में अगर यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो यहाँ देखो कितना आ रहा है, अब इसका मुझे बताओ 0.01, तो बगैर देखे नेगेटिव 0.01। इसके लिए भी मैंने स्लाइड में एक चीज में हर पॉइंट पे फोकस करके बताता हूँ और वो तुम लोगों को याद ही नहीं रहता। तीसरा है, मैंने यहाँ पर इसलिए हर चीज को मेंशन करता हूँ कि ये इक्वल टू नहीं है, क्या है ये, अप्रोक्सीमेट टिल्ड का साइन है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम हमेशा जीरो को नहीं देखेंगे, जीरो कभी हो ही नहीं सकता केस, अप्रोक्सीमेट हो सकता है, यानी कि जीरो के करीब हो सकता है। तो यहाँ पर 0.1 भी नहीं है, 0.01 है, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, लेसर देन जा रही है, यानी कि जीरो के करीब ही जा रही है। तो इसका मतलब है मैं आज स्टडीड को बगैर देखे बोल सकता हूँ कि ये कैसे स्टेट में होगा, ये कौन सी डायग्राम को इंडिकेट करेगा, कौन सी, सबसे सेंटर वाली, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास नो स्क्यूनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, यानी कि मैं आज स्टडीड को बोल सकता हूँ कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। और उसको वेरीफाई कैसे करना है, उसको वेरीफाई हमने जीजी प्लॉट में प्लॉट करके देखना है, तो देखो क्या हुआ, आई डायग्राम वैसे, अगर इसको ऐसे ही विजुलाइज करोगे
तो पूरी तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी बनेगी, बिल्कुल बैलेंस्ड है। यानी कि यहाँ जीरो की साइड पे भी, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव दोनों जगह बैलेंस चल रही है। तो ऐसा केस कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पर पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव ही होती है, सही। और कम जगहों पर यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा केस चल रहा होता है। तो ऐसे ही क्या करना है, हर किसी उस पे कॉलम पे डेटा सेट पे हमने यहाँ पर चेक करते जाना है कि आया कि कहाँ पर होगी कहाँ नहीं है। तो ये तुम्हारी चेकिंग है कि आया कि तुम्हारे पास क्या हो रहा है, डेटा को कैसे चेक कर रहे हो, ठीक है या नहीं है, उन सब चीज़ों को चेक कर रहे हो, सही। तो थ्योरेटिकल पार्ट दिमाग में बिठा के रखो, क्योंकि काम तो तुम ChatGPT से करोगे। तो वो चीज़ जो है तुम्हें कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए क्या है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, बैकग्राउंड पता है केस का, तो सही है, सब सही चल रहा है, सही क्लियर। यहाँ पर करो इसको इम्प्लीमेंट।